अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल यू फ्री एकेडमिया। और बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे यूएचएस एमडी कैट का पेपर 2025 का केमिस्ट्री का, और हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस तरह आते हैं पेपर के अंदर, आप लोगों ने किस तरह उनको सॉल्व करना है। सबसे इजी पार्ट जो होता है एमडी कैट के अंदर वो होता है केमिस्ट्री का पार्ट। अगर तो आप लोग इस तरीके से पढ़ा, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो बुक से आ रही होती हैं, आउट ऑफ द बुक बिल्कुल नहीं आती हैं, और आप लोगों को रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं होती है। आपको सिर्फ आपके कुछ कॉन्सेप्ट जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो आप लोगों के क्लियर होंगे, तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपना ये पार्ट जो है वो सोल्व कर लोगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लिख सकते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। सॉल्व फर्स्ट एमसीक्यूज इज वैल्यू ऑफ आर गैस कांस्टेंट इन जूल पर मोल पर केल्विन। तो आप लोगों को पता है जूल पर मोल पर केल्विन के अंदर जो वैल्यू होती है हमारे पास जनरल आर कांस्टेंट की होती है 8.314, जबकि 62.4 जो होती है वो होती है टोर के अंदर, जबकि 0.0821 जो होती है वो होती है एटीएम पर मोल पर केल्विन के अंदर, और जो 6240 है ये इनकरेक्ट है। उस पर क्वेश्चन नंबर 83 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई फिनोल रिएक्ट्स विद एक्वस NaOH बट अल्कोहल डज नॉट। तो आप लोगों को पता है फिनोल की सारी रिएक्टिविटी जो होती है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है इसके एसिडिक कैरेक्टर के ऊपर, जो कि आप लोगों की बुक के ऊपर चैप्टर नंबर 11 के अंदर बताया हुआ है कि फिनोल एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो करता है। यही रीजन है कि फिनोल जो होता है वो एक्वस NaOH के साथ बहुत अच्छे तरीके से रिएक्ट कर जाता है। अब इसके ना बेसिकली क्या होता है, इसका आंसर जो करेक्ट आता है वो आता है हमारे पास, फिनोल इज वीकली एसिडिक ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ द फिनोक्साइड आयन। आप लोगों को पता है कि फिनोल के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आता है वो किस वजह से आता है, जब वो अपना एक H जो होता है वो लूज कर देता है। ये वाला H जो जब वो लूज करता है तो यहाँ पर जो फिनोल होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये नेगेटिव चार्ज होता है वो पूरे अपने बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, जो कि रेजोनेंस की वजह से क्या देता है, आप लोगों को स्टेबलाइजेशन देता है। और ये चीज़ जो होती है वो क्या करती है, फिनोल को बना देती है, एक एसिडिक करैक्टर जो होते हैं वो देती है। यही वजह है कि फिनोल जो होता है वो एक वीक एसिड के तौर पर एक्ट करता है। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 84, इन प्रोपीन पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय द साइडवेज ओवरलैप हो। तो आप लोगों को पता है कि जब भी दो बॉन्ड बनता है हमारे पास, एक सिग्मा बॉन्ड की वजह से बनता है और एक पाई बॉन्ड की वजह से बनता है। देख लेते हैं हम लोग एग्जांपल, सी डबल बॉन्ड सी एंड सी, एच एच एच, ठीक है, और इसके साथ यहाँ पर H आ जाएगा आप लोगों के पास, और यहाँ पर सिंगल H। अब यहाँ पर जो एक बॉन्ड है ऊपर वाला वो एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और एक पाई बॉन्ड बनेगा। आप लोगों को पता है कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो हेड ऑन ओवरलैप की वजह से बनता है, हेड ऑन ओवरलैप, जबकि जो हमारे पास पाई बॉन्ड होता है वो किस चीज की वजह से बनता है, वो बनता है साइडवेज ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल की वजह से। ये चीज आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ ताकि मैं आप लोगों को नेक्स्ट भी समझा सकूँ। ये चीज़ आप लोगों ने हमेशा कंसीडर करनी है अपनी, जब भी आप लोगों ने तैयारी करनी है। ये थोड़ी थोड़ी मेन बातें जो होती हैं यही आप लोगों को अच्छे मार्क्स जो होती हैं वो सिक्योर करवाती है। अच्छा, अब इसके अंदर एस ऑर्बिटल क्यों नहीं है ऑप्शन, क्योंकि एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड जो होता है वो नहीं बनाता। पी ऑर्बिटल का आपको पता है इसका करेक्ट आंसर पी ऑर्बिटल है। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्यों, क्योंकि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स के अंदर इन्वॉल्व होता है, और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है वो हमेशा क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है, पाई बॉन्ड नहीं बनाता है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 85, एन एंजाइम यूज्ड टू डिकम्पोज द लिपिड्स इनटू फैटी एसिड इन आवर एलिमेंटिक। ना तो आप लोगों को पता है लाइपेज जो होता है वो एक्ट करता है लिपिड्स के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों को आना चाहिए। अमाइलेज जो होता है वो डाइजेस्ट करता है स्टार्च को, प्रोटीएज प्रोटीन को, और यूरिया जो होता है वो ब्रेक करता है अमोनिया को, यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। देन आता है मॉलिक्यूल्स हैविंग 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर्स हैव ज्योमेट्रिकल शेप। अब मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं, जो आप लोगों की वेस्पर थ्योरी और वीबीटी और एमओटी है ना, जो आप लोगों की एमडी कैट के अंदर इन्वॉल्व है, उसके अंदर टेबल बना हुआ है, वो टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है, और उस टेबल के अंदर से आप लोगों को 2 से 3 एमसीक्यूज लाजमन वो दे सकते हैं। अब इसके अंदर यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि जो मॉलिक्यूल्स होगा जिसके पास क्या होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हो गए, एक आपके पास लोन पेयर हो गया और दूसरा आप लोगों के पास हो गए 3 बॉन्ड पेयर। तो टोटल आप लोगों के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, आप लोगों के पास 4 इलेक्ट्रॉन के जो हैं वो पेयर्स हो गए हैं। तो जब आप लोगों के पास 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री होती है, इलेक्ट्रॉन की ज्योमेट्री वो होती है टेट्राहेड्रल, जबकि जो आप लोगों की मोलेकुलर ज्योमेट्री होती है MJ वो क्या होती है, वो होती है ट्राइगोनल पिरामिडल। और ये किस चीज़ की होती है, ये सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो NH3 की होती है। अब देखो यहाँ पर अगर बेंड की बात करें या एंगुलर की बात करें, ये तभी होती है जब आप लोगों के पास 2 बॉन्ड पेयर हों या फिर साथ इसके 2 लोन पेयर हों, ये ज़रूरी है। उस बाद अगर हम लोग बात करें टेट्राहेड्रल की, टेट्राहेड्रल की आपको पता है CH4 जो होता है वो कॉमन एग्जांपल आ जाती है। ना आता है कन्वर्जन ऑफ डाइहैलो एल्केन्स इनटू अल्काइन डज नॉट इन्वॉल्व। कन्वर्जन जो होती है डाइहैलो एल्केन की अल्काइन के अंदर कौन सा स्टेप जो होता है इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। तो आप लोगों को पता है डाइहैलो एल्केन्स के अंदर विसिनल और जर्मिनल डाइहैलो एल्केन्स भी हमारे पास आते हैं। इसकी जनरल हम एग्जाम्पल जो होती है वो देख लेते हैं कैसे नजर आती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल CH2Br एंड CH2
बी आर, ये हमारे पास कॉमन एग्जांपल है। और ये ऐड करता है 2KOH का, ये स्टेप होता है, ये 2 वे स्टेप्स है, एक दो स्टेप्स के अंदर ये रिएक्शन होता है, लेकिन मैं इसको एक में कर रही हूँ आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। और ये रिएक्शन होता है अल्कोहलिक KOH के अंदर, और हीट जो होती है वो आप लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ती है। और जो आप लोगों के पास देन रिएक्शन बनता है वो बनता है प्रोडक्ट प्रोपाइन बनता है प्लस 2KBr प्लस H2O। इन सब स्टेप्स के अंदर जो होता है वो आपके पास सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, हीट भी आप लोगों के पास है, बेस भी आप लोगों के पास है, KOH एलिमिनेशन हो रही है आप लोगों की इस रिएक्शन के अंदर, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एडिशन नहीं हो रही। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है एडिशन। देन आता है मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर विद माइनस डेल्टा एच। तो आप लोगों को पता है जब आप लोगों के पास माइनस डेल्टा एच मतलब कि नेगेटिव इंथाल्पी आती है, नेगेटिव इंथाल्पी, तो हमेशा जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, जिसके अंदर हीट रिलीज हुई है। नेगेटिव इंथाल्पी का मतलब क्या है, हीट रिलीज हुई है, तो ये होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जब हमारे पास पॉजिटिव इंथाल्पी होगी, पॉजिटिव डेल्टा एच होगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉइनेज मेटल। तो आप लोगों को पता है पीरियोडिक टेबल के अंदर सिर्फ आप लोगों के पास 3 एलिमेंट्स आ जाते हैं जो कॉइनेज मेटल्स के अंदर आते हैं, क्योंकि इससे पुराने वक्त में कॉइन्स बनते थे, जो कि आता है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। तो इसका आंसर जो करेक्ट है वो क्या है आप लोगों के पास, बी, जो कि है कॉपर। कंसीडर द गिवन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 2H2 प्लस O2 2H2O। तो इसके अंदर उन्होंने आपको यील्ड फाइंड करनी है। यील्ड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं इसी पेपर के अंदर, आप लोगों को 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो यील्ड के आए हुए हैं। तो ये एक ही फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले को आगे पीछे करके आप लोगों ने अपना सारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर लेना है। तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों, अगर इस रिएक्शन के थ्रू हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स 4/2 इज इक्वल टू 2 के बराबर आता है 2 मोल्स, जबकि जो ऑक्सीजन के मोल्स हैं वो कितने आते हैं आपके पास 32/32 इज इक्वल टू 1 मोल। तो इसकी रेशो जो बनती है वो 2:1 बनती है। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स आप लोग याद करें। थ्योरेटिकल यील्ड की अगर बात करें तो थ्योरेटिकल यील्ड आप लोगों को पता है किससे आती है, जो आप लोगों के पास रिएक्शन होता है उससे आप लोगों को थ्योरेटिकल यील्ड आ जाती है। तो यहाँ पर क्या है, 2 मोल्स ऑफ H2 है और 1 मोल ऑफ आप लोगों के पास ऑक्सीजन है। आगे आप लोगों के पास 2 मॉलिक्यूल्स और 2 मोल्स ऑफ वाटर बन रहे हैं, तो 2 क्रॉस 8 इज इक्वल टू 36। ये आप लोगों के पास 36 ग्राम जो है वो आप लोगों के पास क्या बन रही है, थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड कहाँ से आएगी, एक्चुअल यील्ड जो है उन्होंने आप लोगों को दी होगी, ये उन्होंने दी हुई है प्रोड्यूस 28 ग्राम ऑफ H2O। तो इसको हमने सॉल्व करना है, तो आप लोगों को पता है कि परसेंटेज यील्ड जो होती है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है आपके पास, जो आप लोगों के पास एक्चुअल यील्ड होती है ओवर थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, AC ओवर T बाय, मैं S लिख रही हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100। तो AC कितनी है आप लोगों के पास, यहाँ पर ऊपर उन्होंने गिवन है 28 ओवर 36 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आता है आप लोगों के पास 87.5। ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। देन आता है आप लोगों के पास अमाउंट ऑफ एनर्जी नीड टू वीकन द एग्जिस्टिंग बॉन्ड वन एक्सटेंड दैट कैन ब्रोकन थ्रू कोलिजन इज कॉल्ड। इसका आंसर अब क्या है आप लोगों के पास, देखो ये डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस को भी आप लोगों ने गौर से करना है। सबसे पहले जो आप लोगों को लगता है कि इसका आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता, वो आप लोगों के पास इंथाल्पी नहीं हो सकता और एवरेज एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि एवरेज एनर्जी का कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में एग्जिस्ट नहीं करता। इंथाल्पी क्यों नहीं हो सकता, तो आप लोगों को पता है कि इंथाल्पी क्या होती है, वो डिपेंड करती है हीट चेंज ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर तो हीट चेंज की बात ही नहीं की, वो बता रहे हैं कम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोगों ने एग्जिस्टिंग बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो होगा एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो स्पेसिफिक एक मोल ऑफ बॉन्ड जो होता है उसको तोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। देन आता है ऑक्सीजन नंबर ऑफ XYZ प्लस 6 -2 and -1 रिस्पेक्टिव पॉसिबल मोलेकुलर फॉर्मूला आइटम कंबाइन। तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पास जो मोलिक्यूल होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। तो ये इसको हम देखते हैं किस तरह आंसर इसका आएगा। X2YZ यहाँ पर आएगा, तो X2YZ के अंदर तो आपको पता है X की वैल्यू है +6, 2 आ जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, +2 12 -1 और फिर आप लोगों के पास -1। तो इसका आंसर जो होता है वो 0 नहीं आता, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। रहता है XY2Z2 की बात करें तो यहाँ पर +6 X की वैल्यू, Y2 की वैल्यू आती है -2 और Z2 की वैल्यू क्या आती है -2। तो ये -46 ये हमारे पास एक्यूरेट ऑप्शन है। आता है XYZ2 की बात करें तो +6 -2 और फिर -2, तो ये भी हमारे पास ये आंसर आता है, ये नहीं करेक्ट। उसके बाद XY2Z इसकी वैल्यूज देखें तो +6 देन हमारे पास -4 और -1, तो ये भी आंसर हमारे पास करेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर जो आता है वो करेक्ट आता है XY2 एंड Z2, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब देन चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जो कि है विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट अलाउड फॉर इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले जो आप लोगों ने एक चीज़ जो है जो बिल्कुल आप लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर निकाल देनी है, वो क्या चीज़ निकाल देनी है, वो आप लोगों ने S की वैल्यू निकाल देनी है, क्योंकि S की वैल्यू जो है वो हमेशा यही होगी +1/2 -1/2। देन आता है आप लोगों का
m और l की बात करें, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, वो l से ज़्यादा नहीं हो सकता, वो या तो l के इक्वल होगा या फिर l से जो होगा वो क्या, सॉरी यहाँ पर आएगा l से जो होगा वो कम होगा। लेकिन अगर n की बात करें, n जो होगा वो क्या होगा, n जो होगा वो हमेशा l से बड़ा होगा, जो l जो होगा वो इससे छोटा नहीं हो सकता और इसके बराबर भी नहीं हो सकता। तो इन एमसीक्यूज के देखते हैं तो n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 0, ये आंसर जो है बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बात करें सेकंड की बात करें तो n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सी की बात करें तो n इज इक्वल टू, l इज इक्वल टू, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि n और l एज म्यूचुअल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होते हैं आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं, तो ये हमारे पास सी जो है वो पॉसिबल नहीं है। जबकि दूसरा जो डी वाला ऑप्शन है n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0, ये भी आप लोगों के पास पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 94, 2a प्लस b प्लस 3 गोज टू 3c प्लस d, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस द रिएक्शन रेट, इनमें से कौन सा रिएक्शन रेट नहीं हो सकता। तो इसको रिएक्शन को अगर हम लोग देखें 2a की बात करें तो आप लोगों को पता है 2a को अगर हम इनके रिएक्शन डिटर्मिनेंट्स के अंदर फाइंड करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, तो इसकी वैल्यू आती है -1/2 dA ओवर dt इज इक्वल टू -dB ओवर dt इज इक्वल टू, ये जा रहा है किस चीज़ के अंदर, ये प्रोडक्ट्स के अंदर जा रहा है, जो प्रोडक्ट्स क्या हैं, पॉजिटिव 1/3 dC ओवर dt प्लस इज इक्वल टू डी ओवर dt। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, इसी के अंदर सब कुछ गिवन है कि जो आप लोगों के पास वो कहते हैं कौन सा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो सबसे फर्स्ट वाला देखें तो -d ओवर b और dt, ये तो हमारे पास पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास ये रिएक्टेंट के अंदर है। देन आता है d ओवर dt, ये भी हमारे पास पॉजिटिव है, ये भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि प्रोडक्ट्स के अंदर है। सी वाला देखें तो -1/2 dA ओवर dt, ये भी हमारे पास पॉसिबल है। लेकिन थर्ड वाला जो है, हमारा फोर्थ वाला जो है -1/3 dC ओवर dt, ये क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि जो आप लोगों के पास प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, जबकि जो आप लोगों के पास रिएक्टेंट्स होंगे रिएक्शन रेट के अंदर वो नेगेटिव होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 95, द ऑर्डर ऑफ द ईज ऑफ रिडक्शन H प्लस Cl2 प्लस एंड Ag प्लस। तो आप लोगों को पता है कि ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये आप लोगों के रिडॉक्स पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है इनकी वैल्यू। तो इनका ऑर्डर अगर हम लोग देखें तो आप लोगों की इसकी वैल्यूज जो है वो अच्छे तरीके से याद करनी पड़ेंगी। अगर हम बात करें तो सबसे पहले H प्लस या H2 की, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 0.0 वोल्ट, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। Cg2 प्लस की बात करें तो इसकी होती है प्लस 0.34, जबकि जो सिल्वर है उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है प्लस 0.80। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, जो आता है वो Ag, Cu और H पॉजिटिव, ये जो सी वाला ऑप्शन है करेक्ट है। देन आता है एस्टल्डिहाइड अंडरगो ऑक्सीडेशन टू प्रोड्यूस एसटीकेसी, इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड। तो कहते हैं इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो हमारे पास कौन सा यूज होता है। तो आप लोगों को पता है जितने भी हमारे पास ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं वो हमारे पास इस प्रोसेस के लिए यूज होते हैं। एस्टल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए वो होते हैं हमारे पास कॉमन ऑक्सीजन, वो होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। बाकी जो होते हैं वो हम लोग नहीं यूज करते, क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो हमारे पास है रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो भी हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन एजेंट जो हमारे पास एक बचता है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ हाई वेव प्रेशर। हाई वेव प्रेशर हमारे पास किसका होगा, तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली समझ आ जाना चाहिए कि हाई वेव प्रेशर का मतलब क्या होता है कि उनके दरमियान वीकर इंटरमोलेकुलर फोर्सेज होंगी, ठीक है, इंटरमोलेकुलर फोर्सेज वीकर होंगी और लोअर जो होगा उनका बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये मेन पॉइंट है, ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना। तो आप लोगों को पता है एसीटोन, एस्टल्डिहाइड और बेंजीन, ये तीन चीज़ें जो होती हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो थोड़ा सा हाई होता है और इनके अंदर जो होता है वो अट्रैक्शन जो होती है फोर्सेज की वो ज़्यादा होती हैं। उसके अलावा एसीटोन और एस्टल्डिहाइड दोनों हमारे पास पोलर हैं, जबकि जो बेंजीन का मैंने आप लोगों को बताया कि इसके अंदर स्ट्रॉन्गर जो इंटरमोलेकुलर रिएक्शन होती है देन दैट ऑफ आइसोप्रोटेन। तो इसका आंसर करेक्ट जो आता है वो आता है सी आइसोप्रोटेन। द टर्मिनल अल्काइन शो एस्टिक करैक्टर ड्यू टू। तो आप लोगों को पता है इसका, आप लोग अपने चैप्टर नंबर 8 के लास्ट में देखो एस्टिक करैक्टर ऑफ अल्काइंस की बात करें तो वहां पर हमारे पास HC ट्रिपल बॉन्ड CH की बात करें तो हमारे पास जो टर्मिनल अल्काइन होता है कार्बन एटम वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है sp हाइब्रिडाइज्ड। इसकी वजह से क्या होता है हमारे पास ये एस्टिक करैक्टर जो होता है वो शो कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए वाला, टर्मिनल कार्बन एटम्स इज sp हाइब्रिडाइज्ड। आगे आता है फिशर एस्टरिफिकेशन इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन। तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ बुक्स के अंदर जैसे फेडरल की बुक के अंदर इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंडर लिखा गया और कुछ अगर हम इसको वैसे नॉलेज वाइज करें या कॉन्सेप्ट बेस्ड करें तो ये हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शन भी आता है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास वाटर जो होता है वो रिलीज होता है तब दो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं। जनरल रिएक्शन देख लेते हैं, हमारे पास CH3COOH प्लस C2H5OH गोज टू
CH3COO C2H5 प्लस H2O। ये आप लोगों के पास कंडेंसेशन के अंदर भी आ सकता है और सब्स्टिट्यूशन के अंदर भी आ सकता है। लेकिन हम जनरल कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि हमारे पास क्या हो रहा है कि जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिल रहे हैं तो हमारे पास क्या होता है, वाटर निकल रहा है। तो ये हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर आ गया है। आगे आता है शेप ऑफ ऑर्बिटल इज डिटरमिन्ड बाय क्वांटम नंबर। कौन से क्वांटम नंबर से हमारे पास शेप ऑफ ऑर्बिटल जो होती है वो डिटरमिन। तो आप लोगों को पता है n जो होती है वो क्या डिटरमिन करती है, वो साइज और एनर्जी को डिटरमिन करती है। ये आप लोगों को पता है। l जो होती है वो बताती है हमें शेप के बारे में। m जो होता है वो बताता है ओरिएंटेशन क्या है, जबकि s जो होता है वो बताता है स्पिन क्या है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, दो ही स्पिन हो सकते हैं, पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कहता है थ्योरीज व्हिच एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर एक्सेप्ट। अब यहाँ पर एक चीज है, इसके अंदर भी कंफ्यूजन है कि इसका आंसर कौन सा होगा, MOT होगी, VBT होगी, वेस्पर होगी या CFT होगी। तो इसके अंदर सबसे जो क्लोजली जो है वो आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास CFT, क्योंकि CFT को हम लोग जो होता है वो इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के अंदर डिस्कस ही नहीं करते हैं। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं किस चीज के अंदर, हम लोग करते हैं जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, इसको कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ट्रांजिशन मेटल्स के जिस तरह की बॉन्डिंग हो रही है उसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जो मेन ऊपर 3 वाले ऑप्शंस आते हैं वो ज्यादा रिलेटेबल है, तो हम लोग इसका आंसर जो होता है वो डी लगाएंगे। रहता है वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट आप लोग किससे फाइंड कर सकते हो, तो हमने इसकी वैल्यू जो है वो सिंपल से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। E इज इक्वल टू HV के वैल्यू पुट करके आप लोग इसकी आंसर निकाल लोगे तो इसका आंसर आता है 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34 जूल डॉट सेकंड। देन आता है इक्वेशन फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड। तो आप लोगों को पता है ये डायरेक्ट आप लोगों की डेफिनेशन है बुक के अंदर। तो आप लोगों को पता है कि जब हम इक्वेशन यूज करते हैं जो कि रिप्रेजेंट करती है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है और डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर, उनके रिएक्शन कंसंट्रेशन के ऊपर। जैसे आता है K इज इक्वल टू AM/BN। तो ये हमारे पास क्या है, K हमारे पास क्या है रेट कांस्टेंट, जब M और N क्या है हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इस चीज को कहा जाता है आपके पास रेट लॉ। देन आता है पॉलीविनाइल क्लोराइड इस टाइप ऑफ होमोपॉलीमर, थर्मोस्टैटिक, थर्मोप्लास्टिक या कोपॉलीमर। अब यहाँ पर एक चीज आप लोगों को बता दूं, हमेशा फोकस करना है जो आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप लोगों ने हमेशा बात याद रखनी है, जो एग्जाम्पल जिस टाइप की अंदर लिखी गई है वो चीज़ जो है वो ज़्यादा कॉमन है। अब आपको पता है कि जो PVC है वो हमारे पास होमोपॉलीमर भी है, लेकिन जो आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल गिवन है वो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के अंदर गिवन है, क्योंकि हम ज़्यादातर इसको PVC को थर्मोप्लास्टिक पर्पसेस के लिए ही यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो PVC होता है इसको आप लोग सॉफ्टन भी कर सकते हो, हीट करके, उस पर इसको कूल भी कर सकते हो आप लोग कोल्ड करके। तो इसकी जो चेंजेस होती हैं, फिजिकल चेंजेस होती हैं, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता केमिकल कंपोजिशन के ऊपर। आगे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रेशर फॉर एन आइडियल गैस। तो आप लोगों को पता है आइडियल गैस -273 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का मतलब क्या होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस आप लोगों के पास टेम्परेचर है। तो इसके ऊपर प्रेशर क्या होगा, तो P इज इक्वल टू nRT/V। T यहाँ पर आपके पास 0 हो गया तो टोटल आप लोगों के पास पूरी वैल्यू जो होती है वो 0 हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर सॉरी ऑप्शन जो है वो गलत लिखा गया है, तो P इज इक्वल टू 0 ATM आप लोगों के पास आएगा आंसर। आगे तक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक बफर। बेसिक बफर की बात करें तो आप लोगों को पता है कि ये भी एक कॉन्सेप्ट, ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स ही हैं जो आप लोगों को आना चाहिए। बेसिक बफर की बात करें तो आप लोगों को पता है कि बेसिक बफर के अंदर 2 चीज़ें जो होती हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए कि आप लोगों के पास एक वीक बेस होनी चाहिए और आप लोगों के पास एक साल्ट होना चाहिए किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल के अंदर ऑटोमेटिकली आप लोगों को पता चलेगा कौन से ऐसी है जो आपके पास एक वीक बेस है। तो आप लोगों को पता चलेगा कि वीक बेस के अंदर हमारे पास क्या है, NH4OH वीक बेस है और NH4Cl का जो हमारे पास है एक सॉल्ट जो होता है वो इस तरह आता है। उस पर दूसरी बात करें एसिडिक बफर की बात करें तो एसिडिक बफर के अंदर क्या होता है कि आप लोगों के पास वीक एसिड होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग बेस का उसका सॉल्ट होना चाहिए। अब ये जो बाकी सारे हैं ये आप लोगों के पास एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे NaOH और NaCl ये दोनों स्ट्रॉन्ग है हमारे पास, NaOH और HCl ये भी दोनों स्ट्रॉन्ग है। तो ये आप लोगों ने चीज़ें जो हैं वो नोटिस करनी है पेपर के अंदर। देन आप लोगों का क्वेश्चन आता है व्हाट हैपेंस व्हेन H+ इज एडेड टू अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड बफर। कि जब हम H+ को ऐड करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के, तो आप लोग इसका रिएक्शन देखो बच्चों, NH4OH गोज टू रिवर्सिबल रिएक्शन है NH4 + OH नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आप लोगों ने H+ डालना है तो H+ ने क्या करना है, OH के साथ रिएक्ट करना है। जब OH के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन के अंदर हमारे पास OH की कंसंट्रेशन जो होती है कम होगी, तो इक्विलिब्रियम जो होगा हमारे पास खराब हो जाएगा। तो नो इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम तो हमारे पास वैसे निकल गया। आगे मोर NH4OH इज प्रोड्यूस, नो ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि हमारे पास जो OH नेगेटिव है वो हमारे पास कम हुआ है, हमारे पास ये तो नहीं ना, हमारे पास इसके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो हमारे पास रिएक्शन जो होगा वो हमारे पास कहाँ जाएगा, वो रिएक्शन जो होगा फॉरवर्ड मूव करेगा, प्रोडक्ट्स की जो होगी वो ज़्यादा हमारे पास
पास फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है वो आप लोगों के पास आता है कि रिएक्शन जो होगा वो शिफ्ट करेगा किस चीज़ की तरफ, वो फॉरवर्ड की तरफ। विट इज द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ इथेन एंड क्लोरीन। तो आप लोगों को पता है कि हमेशा जो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, जब भी फ्री रेडिकल इन्वॉल्व होगा तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के पास कंडीशन होगी वो किस चीज़ की होगी, वो हीट और यूवी लाइट की होगी। सब चीज़ें वैसे आप लोग इग्नोर कर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेंजीन। तो आप लोगों को पता है एरोमेटिक भी हो सकती है, इसकी स्टेबिलिटी भी हो सकती है, फॉलो करती है हकर रूल को। हकर रूल जो होता है वो आप लोग हायर स्टडीज के अंदर जाके पढ़ोगे तो इसको कहते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। इस रूल को बेंजीन जो होता है वो फॉलो करती है, यही वजह है कि ये एरोमेटिक है। आगे हाई रिएक्टिविटी जो होता है आप लोगों को पता है कि बेंजीन जो होती है वो रिएक्टिविटी इतनी शो नहीं करती है, यही वजह है कि ये हमारे पास क्या करती है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देती है देन दैट ऑफ एडिशन, क्योंकि इसकी वजह से इसका जो एरोमेटिसिटी होती है वो खराब हो जाती है। आती है करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। इसकी बात करें तो आप लोगों को पता है जितना आप लोगों के पास एस करेक्टर ज्यादा होगा उतना ही साइज जो होगा वो छोटा होता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारे पास ज्यादा क्लोजर हो जाएंगे न्यूक्लियस के। तो इसके अंदर करेक्ट अरेंजमेंट क्या होगी, तो आप लोगों को पता है जो S होता है sp उसके अंदर जो होता है 50% S करेक्टर होता है, और जो sp2 होता है उसके अंदर 33% होता है, जबकि sp3 के अंदर जो होता है वो हमारे पास 25% जो होता है S करेक्टर होता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो आता है वो हमारे पास ए आता है sp, sp2 और sp3। Okay, consider the equation H2 plus O2 goes to H2O. What volume of hydrogen gas is required to produce 1 mole of water at standard temperature and pressure? तो आप लोगों को पता है सबसे पहले जो मेन कंसेप्ट होता है वो चीज़ क्या होता है कि आप लोगों ने अपने इक्वेशन को बैलेंस करना है, जो कि ऊपर वाली बैलेंस नहीं है। तो इसकी बैलेंस इक्वेशन की बात करें तो 2H2 plus O2 goes to 2H2O। अब यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है हमारे पास और 2 मोल्स ऑफ वाटर है। अब उन्होंने कहा है कि अगर हम लोग ने बनाने हो 1 मोल ऑफ वाटर तो हमारे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो होगी वो रिक्वायर्ड होगी, लेकिन इसका स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होगा, तो आप लोगों को पता है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए हमारे पास 22.4 dm³ की जो होगी वो वैल्यू आएगी। देन आता है हमारे पास अ केमिकल रिएक्शन हैज थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ 25 ग्राम बट ओनली 20 ग्राम प्रोडक्ट इज ऑब्टेन, व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड? मैंने आप लोगों को बताया ना कि यील्ड में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को 12 पेपर के अंदर आए हैं। तो आप लोगों को पता है परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या होता है, एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप लोग वैल्यूज पुट करो 20/25 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको ऐसे निकाल दो बाहर, इज इक्वल टू 5545। तो ये आंसर आप लोगों के पास आता है 80%। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन मोस्टली डेमोन्स्ट्रेट आपकी क्रिस्टल ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल को क्या चीज अच्छी तरह डिस्क्राइब करती है? वाटर बॉइलिंग टू अ स्टीम, नो। हाइड्रोजन गैस रिएक्टिंग विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, वेरी रॉन्ग। सोडियम क्लोराइड डिसॉल्विंग इन वाटर, यस। एथेनॉल एवापोरेटिंग एट टेम्परेचर, नो। तो आप लोगों को पता है कि जब भी आप लोग सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो क्या चीज़ होती है कि उसके अंदर जो उसके क्रिस्टल्स होते हैं NaCl जो होता है वो अपने आयंस को क्या करता है, वो सेपरेट करता है क्रिस्टल एटम से, लेकिन जो उसका आयनिक नेचर होती है वो वैसे का वैसे मेंटेन रहता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 100 किलो जॉल्स, यहाँ पर 100 आना है, यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। हीट इज ऑब्जर्व बाय द सिस्टम एंड 40 किलो जॉल ऑफ वर्क इज डन। आप लोगों को पता है जब भी हीट ऑब्जर्व होती है तो हमारे पास क्या वैल्यूज आती है, तो हीट जब ऑब्जर्व होती है तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, और वर्क डन ऑन द सिस्टम भी होगा जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप लोगों को पता है कि हम इसकी वैल्यूज किससे फाइंड करते हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। तो 100 प्लस 40 इज इक्वल टू प्लस 140 किलो जूल। आगे थे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट द ग्राउंड स्टेट ऑफ आयरन Fe3+। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोगों ने अपने ज़हन में रखना है। Fe3+ की बात की सबसे पहले आप लोगों को आयरन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो आनी चाहिए। तो आर्गन 4s2 और 3d, इसके बाद क्या आएगा आप लोगों के पास 3d6। अब यहाँ पर देखो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है वो ये कि हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने होते हैं, सबसे पहले जो होता है वो S से निकलता है, उसके बाद 3d की तरफ आता है। तो S में से आप लोगों ने कहा Fe3+ की बात की है, तो यहाँ से आप लोगों ने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, तो FS पूरा खाली हो गया, और एक जो है वो 3d6 में से निकल गया 3d5। तो टोटल आप लोगों के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं जो कि किस चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, आगे नंबर ऑफ ग्राउंड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और यही जो सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं किस चीज़ के अंदर, वो होते हैं Mn2+ के अंदर। ये भी चीज़ आप लोगों ने देख लेती है। देन आता है सेम क्वेश्चन, देन आता है इफ परसेंटेज यील्ड एंड एक्चुअल इज 80 एंड 20 ग्राम रिस्पेक्टिवली व्हाट विल बी द थ्योरेटिकल यील्ड। तो हम वैल्यू फाइंड करते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास हो जाएगा एक्चुअल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर परसेंटेज यील्ड। ये हमारे पास इसके अंदर थोड़ा सा चेंज आएगा परसेंटेज यील्ड। तो इसकी अगर वैल्यूज पुट करें हम लोग किस तरह आती हैं, 20 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 80, 00 0
25 ग्राम जो होता है वो हमारे पास इसका आंसर आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट आइडेंटिफाइज द रिडॉक्स रिएक्शन, सबसे अच्छा जो रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा है हमारे पास। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास ट्रांसफर प्रोटॉन, नो रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर इसका कोई अमल दखल नहीं होता। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर हमारे पास मेनली जो होता है रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का हेर फेर होता है। अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, नो। एक्सचेंज ऑफ आयंस, बिल्कुल भी नहीं। तो हमारे पास ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारे पास ये आप लोगों ने याद रखना रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर होता है। और सबसे इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो क्या है, लियो सेज GER, ये क्या कहता है हमारे पास, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू रिडक्शन। कहता है मेथनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिडक्शन। तो आप लोगों को पता है कि मेथनॉल किसकी रिडक्शन से बनती है। मेथनॉल जो होती है वो हमारे पास कोई भी जो हमारे पास अल्कोहल होती है वो बनती है किसकी रिडक्शन से, अल्डिहाइड की रिडक्शन से। अल्डिहाइड की जब भी आप लोग रिडक्शन करोगे तो आप लोगों के पास क्या बनेगी, अल्कोहल रिडक्शन। तो सेम इस तरह मेथनॉल की बात करें तो मेथनॉल किसकी रिडक्शन से बनेगी, मेथनॉल हमारे पास जो होगी वो फॉर्मल्डिहाइड की जो होती है वो इसकी रिडक्शन से बनेगी। सेम इसी तरह एस्टल्डिहाइड जो होती है वो क्या बनाती है, एथेनॉल। और जो हमारे पास प्रोपानॉल होता है वो किसकी वजह से बनता है, वो प्रोपानॉल की वजह से बनता है। ये आप लोगों ने याद कर लिया है। कहते हैं आयुपैक नेम ऑफ CH33CH2Br। तो इसका आयुपैक नेम रखने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना पड़ेगा, जो कि हम ड्रा करते हैं। CH3 और CH2Br। तो आप लोगों को पता है सबसे पहले हम लोगों ने लॉन्गेस्ट चेंज होती है वो चूज करनी होती है। तो लॉन्गेस्ट चेंज हमारे पास यही बनती है। अब इसके ना सबसे पहले आप लोगों ने नंबरिंग उस जगह स्टार्ट करनी होती है जहां पर आप लोगों के पास हेलोजन होता है। तो हेलोजन हमारे पास यहाँ पर है, तो ये हमारे पास 1, 2 एंड 3। और इसकी जो नेमिंग होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, अल्फाबेटिक ऑर्डर में होगी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, 1 ब्रोमीन निकल गया, 1 ब्रोमो। 2 के पास हमारे पास 2 कार्बन के पास 2 हमारे पास मिथाइल हैं, तो 2 डाइमिथाइल। और उसके बाद CH3 की बात करें तो हमारे पास 3 कार्बन है, तो हमारे पास प्रोपेन। तो 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। विच वन शोज एन आइसोटोपिक बिहेवियर। तो आप लोगों को पता है कि एन आइसोटोपिक बिहेवियर किन तरह के कंपाउंड्स की पहचान है। ये इंपॉर्टेंट MCQs जो होते हैं ये किस तरह आते हैं, आप लोगों के कॉन्सेप्ट बेस के ऊपर आते हैं। तो आप लोगों को पता है एन आइसोटोपिक बिहेवियर जो होता है वो हमारे पास ग्रेफाइट जैसे कंपाउंड जो होते हैं वो शो करते हैं, जो कि हमारे पास क्या होता है, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। जबकि जो हमारे पास अमोर्फस होते हैं, अमोर्फस कंपाउंड होते हैं वो हमारे पास आइसोट्रोपिक बिहेवियर जो होता है वो शो करते हैं। देन है हमारे पास इन अ यूनिट सेल ऑफ क्रिस्टल लैटिस द एंगल बीटा इज बिटवीन फेसिस। किन फेसिस के दरमियान जो होता है वो एंगल होता है। ये आप लोगों ने सारे के सारे जो आप लोगों के स्टॉर्म हार्ट वाले एंगल्स है इनकी एग्जांपल्स जो है इस तरह याद करके जानी, ये अक्सर पेपर के अंदर आ जाती होती है। तो आप लोगों को पता है अल्फा जो एंगल होता है वो किसके दरमियान होता है, वो होता है B और C के दरमियान। जबकि जो हमारे पास बीटा एंगल होता है वो किस चीज के दरमियान होता है, वो होता है A एंड C के दरमियान। और जो गैमा होता है वो होता है A और B के दरमियान। तो इसका सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर जो हमारे पास आता है वो आता है C वाला, C एंड A के दरमियान जो एंगल बीटा होता है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक अप द क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसके अंदर हमारे पास सीमेंट नहीं आता, सिरेमिक भी नहीं आता, कंक्रीट बिल्कुल नहीं आता। कॉपर हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है बट इट इज अ मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। उस पर आता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन बोरोन इन ग्राउंड सेट। ग्राउंड सेट की बात करें तो हमारे पास 5 इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो 1s2 2s2 एंड 2p1। तो हमारे पास ग्राउंड सेट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अनपेयर्ड लोग हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास 1 होते हैं। क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन 3 क्लोराइड इन्वॉल्व्स मैकेनिज्म ऑफ। तो उन्होंने आप लोगों से यहाँ पर आप लोगों का एक रिएक्शन ही पूछ लिया कि बताओ कि ये क्या होता है जब आप लोग क्लोरीनेशन करते हो किस चीज़ की, आप लोग इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 के अंदर आप लोग क्लोरीनेशन कर रहे हो आयरन 3 क्लोराइड की। तो आप यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ देखनी है कि जब भी आप लोग क्लोरीनेशन करते हो बेंजीन की आयरन 3 क्लोराइड के अंदर FeCl3 के अंदर, तो कौन सा रिएक्शन होता है, कौन सा मैकेनिज्म होता है। तो यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने बात याद करनी है, बेंजीन जो होता है वो क्या होता है, वो एक हाईली स्टेबल कंपाउंड है। क्यों हाईली स्टेबल है, क्योंकि इसके अंदर डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर बेंजीन जो होता है वो हमारे पास एडिशन करे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करे, किसी भी तरह की एडिशन करेगा तो ये इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, यही रीजन है कि हमारे पास ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम जो होता है वो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया जाता है बाय क्लोरीन। और यही वजह है कि जो FeCl3 होता है हमारे पास आयरन 3 क्लोराइड, वो क्या करता है, वो एक्ट करता है एज अ लुईस एसिड कैटलिस्ट के तौर पर और जनरेट करता है क्या चीज़, एक इलेक्ट्रोफाइल जो कि हमारे पास किस चीज़ का है, Cl पॉजिटिव का। अब बाकी ऑप्शन क्यों करेक्ट है, आप लोग मैंने बता दिया एडिशन ही करेगा। क्यों इनकरेक्ट है, एडिशन क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसकी एरोमेटिसिटी खराब हो जाएगी। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो हम लोगों को पता है कि जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हमेशा यूवी लाइट की प्रेजेंस के अंदर होगी और अल्केन्स के अंदर होती है। आगे कहते हैं फ्री रेडिकल हैलोजनेशन क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये मैकेनिज्म जो होता है वो ज्यादातर किस चीज़ के अंदर होता है, वो होता है अल्केन्स के अंदर, इसके अंदर नहीं होता। द एलिमेंट विच इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आप लोगों को पता है बेरियम जो होता है इसकी जो सबसे ज्यादा आयनाइज्ड एनर्जी जो होती है वो कम होती है।
देन आता है कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद अमोनिया टू फॉर्म अमोनियम साल्ट्स विद ऑन हीटिंग प्रोड्यूस, कि ये जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो रिएक्ट करता है किस चीज़ के साथ, अमोनियम आयन के साथ। तो हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर क्या चीज़ बनती है, तो आप लोगों को याद रखनी है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ NH4+ तो अमोनियम साल्ट्स बनते हैं। लेकिन हीटिंग जब इसकी करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा अमोनिया के साथ बनाएगा अमोनियम साल्ट, जिसको कहते हैं अमोनियम कार्बोक्सिलेट। मैं चेंज करती हूँ कलर, अमोनियम कार्बोक्सिलेट। जब आप लोग ने इस अमोनियम कार्बोक्सिलेट को आप लोग ने हीट करा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से वाटर जो होगा वो लॉस हो जाएगा। तो आपके पास क्या बनेगा, आप लोगों के पास बनेगा एक एमाइड। ठीक है, ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। अब यहाँ पर कार्बोनेट्स हमारे पास क्यों नहीं बने, क्योंकि कार्बोनेट्स तो इस रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं है बिल्कुल भी। अल्केन हमारे पास क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि अल्केन जो होता है वो बनता है बाय रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन से बनता है। एस्टर क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि एस्टर जो होता है हमारे पास बनता है जब कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, अल्कोहल्स के साथ, और हमारे पास रिमेनिंग ऑप्शन रहता है वो रहता है अमाइड का। तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने इंशाल्लाह इसी तरह आप लोगों ने पेपर की तैयारी करनी है, हर एक चीज़ को कॉन्सेप्ट के थ्रू आप लोगों ने क्लियर करना है। विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह आप लोगों का जो है वो 2026 का MD कैट जो है बहुत बहुत अच्छा होगा। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों को ईजी वे में बताऊँ कि इस तरह आंसर जो है वो इस तरह का क्यों है। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को देखना समझना, कुछ चीज़ समझ नहीं आती, कुछ चीज़ आप लोग स्पेसिफिक टॉपिक समझ आते हो MD कैट के हवाले से, तो डू मेंशन मेरा कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी वेबसाइट में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।